हेलो क्लास, दिस इज आदित्य जोशी और अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये वाला एंटायर चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से ही रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनिमल हस्बेंड्री से। एनिमल हस्बेंड्री से स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक की। लाइव स्टॉक को ब्रीड करते हैं और रेज करते हैं, ठीक है। वाइटल स्किल है फार्मर्स वगैरह के लिए और साइंस के साथ साथ आर्ट भी है। अब केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, बफेलो कर लेते हैं, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट्स, इन सबको पालने का काम चलता रहता है। फिशरीज में बात करें तो रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, मॉलस्क एंड क्रस्टेशियंस। पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये देखो, मैं बताता हूँ। लाइव स्टॉक वाली जो ये चीज़ है ना, रेजिंग लाइव स्टॉक, दो चीज़ों में कह सकते हैं हम। एक कह सकते हैं पोल्ट्री हो गया, ठीक है, एक हो गया फिशरीज हो गया। ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। एनिमल्स लाइक बीज, सिल्कवॉर्म, प्रॉन, क्रैब, फिश, बर्ड, पिग, कैटल, शीप, कैमल, इन सबको हमने यूज करते रहे फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग, मीट, वूल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया और चाइना के पास है। हाउएवर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फार्म प्रोडक्ट खाली 25% है। 70% से ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन वर्ल्ड फार्म प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत कम है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। प्रोफेशनल अप्रोच टू विच हैव बीन एडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव्स मच नीडेड बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। अब पहले जो ट्रेडिशनल तरीका हम यूज करते थे उसकी जगह मॉडर्न तरीके आ गए, जिनकी वजह से हमें अच्छा खासा बूस्ट मिला है फूड प्रोडक्शन के अंदर। अब डेली फार्म मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी की। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है उसमें मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क है, ठीक है। ह्यूमन कंजम्पशन होगा उस मिल्क का। अब किन किन से एनिमल से हम मिल्क ले सकते हैं तो वो चीज़ आपको पता है, गाय, भैंस, वो सब तुम लिख सकते हो। और आगे चलते हैं डेली फार्म मैनेजमेंट। वी डील विद प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की यील्ड और मिल्क की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है। मिल्क यील्ड प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे डिपेंड करेगा। गुड ब्रीड्स का सिलेक्शन जरूरी होता है ताकि हाई यील्ड पोटेंशियल मिल सके हमें। हाई यील्ड पोटेंशियल मतलब उस क्लाइमेटिक कंडीशन और एरियाज के अंदर अच्छा खासा मिल्क का प्रोडक्शन वो एनिमल दे सके, ठीक है। कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीज। हाँ, तो हमें ये दो चीज़ें चाहिए। एक तो यील्ड ज़्यादा हो, मिल्क ज़्यादा दे। दूसरा डिजीज से रेजिस्टेंट हो, जल्दी बीमार ना पड़ जाए, बीमार पड़े तो कोई एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए, ठीक है। यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। उनका ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। हाउस होना चाहिए, मतलब कमरे में रखो, ऐसे ओपन में कहीं भी नहीं रख दिया कि बाहर धूप पानी बरसात गिर जाए उनके ऊपर। एडिक्वेट वाटर होना चाहिए, डिजीज फ्री होने चाहिए। फीडिंग में ध्यान देना चाहिए, साइंटिफिक मैनर से फीडिंग होनी चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर पे हमें ध्यान देना चाहिए। स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस, बहुत साफ सफाई होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क और प्रोडक्ट के समय भी हमें हाइजीन मेंटेन रखनी है, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ दीज प्रोसेस हैव बिकम मैकेनाइज्ड। ज़्यादातर चीज़ें अब मैकेनाइज्ड हो चुकी है, तो इससे चांसेस ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ प्रोडक्ट विद हैंडलर कम हो जाता है। तो कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रेगुलर इंस्पेक्शन की ज़रूरत है कि भाई रेगुलर इंस्पेक्शन चाहिए, जो मैकेनिकल तरीके से सब कुछ चल रहा है, ढंग से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। और आगे चलते तो आइडेंटिफाई रेक्टिफाई प्रॉब्लम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत समय वेटनरी डॉक्टर, वेट के डॉक्टर की भी हमें ज़रूरत होती है एनिमल्स की देखभाल करने के लिए, एनिमल्स की देखने के लिए कि वो डिजीज़ फ्री है, हेल्दी हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में। पोल्ट्री इज क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, बर्ड्स की क्लास होती है। इनको फूड के लिए यूज़ करते हैं या फिर एग्स के लिए यूज़ करते हैं। चिकन, डक्स को यूजुअली इंक्लूड करते हैं, लेकिन कभी कभार टर्की और गीस जैसी चिड़ियाओं को भी इंक्लूड कर सकते हैं। पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रेफर टू मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स, ठीक है। इन्हीं बर्ड्स की मीट को डिफाइन करने के लिए पोल्ट्री शब्द यूज होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, बोर्ड्स वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई डेयरी फार्म मैनेजमेंट में तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, पोल्ट्री फार्म में क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, ना ही आए हैं और ना ही इतने आएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। एग्जाम्पल वेराइटीज से मोर देन 35% ऑफ नीट का पेपर आ जाता है बायो का, याद रखो।
As in daily farming, selection of disease-free suitable breeds, proper and safe farm conditions, proper feed and water, hygiene, health care are important. ब्रीड अच्छी चुननी है, ब्रीड को कैसे रखना है, ढंग से रखना है, फार्म सेफ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, खाना पानी ढंग से मिलना चाहिए, खाने पानी की न्यूट्रिशन क्वालिटी क्वांटिटी ढंग से मेंटेन होनी चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए, और अगर कोई डिजीज़ हो जाए तो वेट से जल्द उनका इलाज कराना चाहिए। ये सब चीज़ें तुम्हें पता है। अब सीधा आ जाते हैं एनिमल ब्रीडिंग में। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस वाली थी। अब सीधा आ जाते हैं एनिमल ब्रीडिंग में। एनिमल ब्रीडिंग में क्या है? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री का, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इंप्रूविंग डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। यील्ड बढ़ाने के लिए एंड डिजायरेबल कोई क्वालिटी चूज कर ली हमने। क्या हो सकती है डिजायरेबल क्वालिटी? या तो हो सकता है कि वो मिल्क ज़्यादा दे, ठीक है, या फिर एग्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, या फिर मीट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो कि अगर हम उस हेन वगैरह को मार के खा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, और उस चीज़ को बेटर करने के लिए हमें एनिमल ब्रीडिंग करानी होती है। What do we understand by the term breed? ब्रीड से हमारा क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फिगरेशन एटसेट्रा एक ब्रीड के माने जाते हैं। तो ब्रीड में दो चीज़ें देखी गई, एक है डिसेंट और दूसरा है फिजिकल कैरेक्टर्स, है ना। एक होने चाहिए रिलेटेड बाय डिसेंट, दूसरा होना चाहिए सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स। इनको हम ब्रीड कहते हैं, ये ब्रीड कहलाते हैं। और आगे चलते हैं, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड तो उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं, और अगर डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस होगा तो उसे आउट ब्रीडिंग कहते हैं। ये PYQ रह चुका है। इन ब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड के अंदर कराते रहना, आउट ब्रीडिंग मतलब सेपरेट ब्रीड के साथ कराना। अब आ जाते हैं इन ब्रीडिंग में। तो इन ब्रीडिंग में क्या है? मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। सेम ब्रीड के अंदर कराते रहना रिलेटेड इंडिविजुअल्स का, कब तक? 4 से 6 जनरेशन्स तक। ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी इज एज फॉलोज। अब इसमें क्या होता है? सुपीरियर मेल ले लेते हैं, सुपीरियर फीमेल ले लेते हैं, सेम ब्रीड के होते हैं। सुपीरियर मेल लेते हैं, सुपीरियर फीमेल लेते हैं, और दोनों होते हैं सेम ब्रीड के। इसके बाद क्या होता है? इनको मेट कराया जाता है पेयर्स में, ठीक है। इन ब्रीडिंग में क्या होगा? सेम ब्रीड रहेगी, लेकिन सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स को कराया जाएगा। 4 से 6 जनरेशन तक इसे कराया जाएगा। और आगे चलो, प्रोजेनी जो ऑब्टेन होगी वो सुपीरियर होनी चाहिए, ठीक है। उनमें जो प्रोजेनी होगी उस प्रोजेनी में से अगेन मेल और फीमेल लेंगे जो ज़्यादा सुपीरियर होंगे बाकियों से, उनको दोबारा मेट कराए जाएंगे, ठीक है। अब इससे तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, पहले इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने एक ब्रीड ली, उस ब्रीड के सुपीरियर मेल और फीमेल ले लिए इन ब्रीडिंग के लिए। फिर उन मेल और फीमेल को ब्रीड कराया, बच्चे हुए, दोबारा उनमें मेल और फीमेल हुए, उनको ले लिया, वहाँ से सुपीरियर लिए, दोबारा उनको ब्रीड कराया। इस तरीके से कराते गए, और इस तरीके से ही तुम्हारी इन ब्रीडिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी इन ब्रीडिंग होती है। फर्दर मेटिंग के लिए अगेन हम इसके सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को ढूंढ लेते हैं, उनसे बार बार हम मेटिंग कराते रहेंगे। On the other hand, superior male is the bull which gives rise to superior progeny as compared to those of other males. Superior females in case of cattle is cow और buffalo. अब देखो, इन्होंने बोला अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हम कैसे डिटरमाइन करें कि भाई ये सुपीरियर मेल है, ये सुपीरियर फीमेल है। तो इसके लिए सिंपल चीज़ है, ठीक है। इसके लिए सिंपल चीज़ है, जो सुपीरियर मेल या सुपीरियर फीमेल तुम देखोगे, तुम ढूंढोगे, उसमें तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस क्वालिटी को देख रहे हो, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस क्वालिटी को देख रहे हो। अगर तुम मोर मिल्क पर लैक्टेशन देख रहे हो, हर लैक्टेशन पीरियड में मिल्क ज़्यादा मिले, तो उसके लिए काऊ और बफेलो देखी जाएगी। अगर तुम देखना चाह रहे हो सुपीरियर मेल बुल में, तो वो होगा जिसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी होगी, जो ज़्यादा फिजिकल लेबर कर पाएगा। होमोजाइगस प्योर लाइन्स डेवलप बाय मेंडल, ठीक है। याद करो होमोजाइगस प्योर लाइन्स जो मेंडल ने बनाई थी। सिमिलर स्ट्रैटेजीज यूज फॉर प्योर लाइन इन कैटल्स, तो कैटल्स में भी वही स्ट्रैटेजी यूज होती है जो मेंडल ने यूज करी थी अपनी प्योर लाइन बनाने के लिए, होमोजाइगस बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है जो बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। ये एक ऐसी लाइन है जो बहुत बार पेपरों में आती है, तुम्हें याद रखना है। ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इन ब्रीडिंग नेसेसरी इफ यू वांट टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, अगर तुम्हें प्योर लाइन बनानी है तो इन ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है।
इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन्स, हार्मफुल रेसेसिव जीन्स को एक्सपोज कर देते हैं, वो जीन्स जो रेसेसिव है आगे जाके दिखने वाली थी वो अभी से दिखने लग जाती हैं। एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, फिर उसे हम सिलेक्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स होने लग जाता है, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स होने लग जाती है, क्योंकि हर स्टेप में सिलेक्शन हो रहा है, हर स्टेप में हम सिलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये बेनिफिट्स हैं इन ब्रीडिंग के, ये बात याद रखना, ठीक है। सिलेक्शन एट ईच स्टेप हो रहा है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन, इनब्रेड पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाती है। अगर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग रहती रही, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग रहती रही क्लोज इनब्रीडिंग के समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर बार बार तुम एक ही टाइप के क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में इनब्रीडिंग कराते रहोगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, जिससे फर्टिलिटी गिर जाएगी एंड प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, ठीक है। Whenever this becomes a problem, selected animals of breeding population should be mated with unrelated superior animals of the same breed. अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से तुम्हें बाहर निकलना है, तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के, उन्हीं ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स को किसी अनरिलेटेड सुपीरियर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ब्रीड से मेटिंग करा दो, तो ये रिस्टोर कर देता है फर्टिलिटी एंड यील्ड को। अब आ जाते हैं आउट ब्रीडिंग में। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, देखो, इन ब्रीडिंग, ठीक है, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें तुम्हारी मैचिंग में आ सकती है, तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, तुम्हारे ट्रू फॉल्स में आ सकती है और एसर्शन रीजन में आ सकती है। नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या होता है, आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, अनरिलेटेड और एनिमल्स लेते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। हो सकता है इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड हो बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, या फिर हो सकता है डिफरेंट ब्रीड हो। तो डिफरेंट ब्रीड अगर होती है तो उसे क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। सेम ब्रीड लेकिन उसमें एंसेस्टर्स 4 से 6 जनरेशन तक सेम ना रहे हो तो उसे आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। तो आउट ब्रीडिंग के 2 पार्ट इन्होंने बता दिए, आउट क्रॉसिंग और दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। आउट क्रॉसिंग में क्या था, 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं थे। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, डिफरेंट ब्रीड है, ब्रीड ही अलग कर दी, ठीक है। अगर डिफरेंट स्पीशीज है तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा कर सकते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब स्पीशीज ही अलग है। अब आ जाते हैं आउट क्रॉसिंग में। इसमें क्या होता है, मेटिंग ऑफ एनिमल होता है, सेम ब्रीड होनी चाहिए लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर होने चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक। सेम ब्रीड, मेटिंग ऑफ एनिमल लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक। ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है उसे आउट क्रॉस कहलाते हैं। ये है बेस्ट ब्रीडिंग मेथड कौन से एनिमल्स के लिए, दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट, ठीक है। अब कैटल में हो सकता है हमारा ग्रोथ रेट बीफ में कम हो या फिर हो सकता है मिल्क प्रोडक्शन कम हो, तो बिलो एवरेज वाले जो होते हैं उनके लिए आउट क्रॉसिंग ठीक होती है। याद रखना, आउट क्रॉसिंग किन के लिए ठीक होती है, बिलो एवरेज वालों के लिए आउट क्रॉसिंग ठीक होती है। अब आ जाओ क्रॉस ब्रीडिंग में। यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। एक मेल के सुपीरियर, एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को दूसरी ब्रीड की सुपीरियर फीमेल से मेट कराया दिया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। तो 2 डिफरेंट ब्रीड की डिजायरेबल क्वालिटीज कंबाइन हो जाती हैं इससे। अब इसमें क्या होता है, प्रोजेनी को हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं आगे। अब क्या होता है, सम फॉर्म ऑफ इन ब्रीडिंग हो सकता है कराएं, ठीक है, और सिलेक्शन भी कराएं ताकि न्यू स्टेबल ब्रीड्स बनती रह जाएं दैट मे बी सुपीरियर टू एग्जिस्टिंग ब्रीड्स। अगर ऑफस्प्रिंग्स में ही तुम इंटरब्रीडिंग कराते रहोगे तो सुपीरियर ब्रीड्स बन जाएगी जो आज की ब्रीड से बेटर होंगी। न्यू एनिमल ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। न्यू एनिमल्स की ब्रीड हमने बनाई है, जैसे कि हिजरडेल, न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम्स। ये चीज़ बहुत बार आता है, ये PYQ है, ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, याद रखो। हिजरडेल कैसे बना है, हिजरडेल जो बोलना है बोलो, कैसे बना है, शीप की ब्रीड है। किसकी ब्रीड है, हिजरडेल शीप की ब्रीड है।
कहाँ बनी है? पंजाब में। कैसे बनी है? बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम को क्रॉस करके। अब आ जाते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड। टू डिफरेंट लेकिन रिलेटेड स्पीशीज को मेट कराया जाता है। सम केसेस में क्या होता है? प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स और इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे कि म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर, हिंदी में खच्चर बोलते हैं म्यूल को, ठीक है। अब म्यूल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनता है घोड़े और गधे के। अब आ जाते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं, ठीक है। सीमेन को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सिलेक्टेड फीमेल में डाल देते हैं। एक ब्रीडर ये काम करता है। सीमेन में बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन। हो सकता है भविष्य के लिए फ्रीज करके रख दें, इमीडिएटली यूज कर दें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रोजन फॉर्म में, स्टोर किया जा सकता है फ्रोजन फॉर्म में। अब डिजायरेबल मेटिंग्स कैरिड आउट ऐसे ही करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स टू नॉर्मल मेटिंग्स। नॉर्मल मेटिंग में क्या होता है? तुम चाहोगे कि भाई ये इससे मेट कर ले, लेकिन वो नहीं चाहता तो कैसे होगी? तो आर्टिफिशियल मेटिंग में तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और आगे आओ, ये वाला लास्ट का जो पैरा है ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से PYQ भी आ रखे हैं। ये आया MOET, ये बहुत बार पूछा गया MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। यहाँ क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें जानना चाहिए कि सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल इज फेयरली लो इवन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सक्सेस रेट बहुत कम होता है, ठीक है। मेल और फीमेल को मेट करा दो भले ही तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, तो भी सक्सेस रेट थोड़ा कम ही रहता है। अब चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? चांसेस बढ़ाने के लिए इन्होंने मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी MOET का इजाद किया। इसमें क्या होता है? A cow is administered hormones with FSH like activity। एक गाय को ऐसे हार्मोन दिए जाते हैं जिससे FSH जैसी एक्टिविटी बढ़ जाए। इससे फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन मतलब इंस्टेड ऑफ 1 egg which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 eggs। वैसे वो नॉर्मली एक ही एग निकालते हैं, लेकिन सुपर ओव्यूलेशन में वो क्या करते हैं? 6 से 8 एग निकालने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। एनिमल इज ईदर मेटेड विद एलीट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। या तो एलीट बुल से करा देते हैं मेटिंग या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाता है। फर्टिलाइज्ड एग 8 to 32 सेल स्टेज का जो होता है वो रिकवर कर लेते हैं नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर करते हैं सरोगेट मदर में। तो जेनेटिक मदर अवेलेबल होती है अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन के लिए। जेनेटिक मदर क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं होगी, कोई और मदर प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, सरोगेट मदर प्रेग्नेंट हुई, तो वो दोबारा उसमें आप यही सब सुपर ओव्यूलेशन करा सकते हो। लेकिन ये क्या सही चीज़ है? क्या तुम्हें करनी चाहिए? ये बताओ, ठीक है। दिस टेक्निक हैज़ बिन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर, इन सब के लिए यूज़ किया गया। हाई यील्ड वेराइटी ऑफ फीमेल्स एंड हाई यील्ड लीन मीट विद लेस लिपिड मीट यील्डिंग वुल भी बनाए गए हैं। यहाँ क्या लिखा है? हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी। फीमेल्स में क्या चाहिए? कि मिल्क ज़्यादा मिले। फीमेल्स में क्या चाहिए हमें? कि मिल्क ज़्यादा मिले। और मेल्स में क्या चाहिए? कि इनकी मसल डेंसिटी बढ़िया हो, मतलब लीन मीट मिले। लीन मीट मिलने का मतलब यहाँ फैट कंटेंट बहुत कम हो। आ गए बी कीपिंग में। बी कीपिंग और एपीकल्चर। बी कीपिंग को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? हाइव्स ऑफ बी को मेंटेन किया जाता है, हनी के लिए किया जाता है। बहुत पुरानी कॉटेज इंडस्ट्री है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है हनी की, ठीक है। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब पुराने मेडिसिनल सिस्टम्स में भी हनी को यूज़ किया जाता है। बीज वैक्स बनाई जाती है हनी से, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे कॉस्मेटिक्स और पॉलिश की इंडस्ट्री में। हनी की डिमांड बढ़ती चली गई है लार्ज स्केल में, और अब इसी चीज़ को लार्ज स्केल में किया जा रहा है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुका है। पहले ऐसे ही करते थे लोग, अब इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुका है पूरा। स्मॉल और लार्ज स्केल में किया जा सकता है। एनी एरिया में बी कीपिंग की जा सकती है जहाँ सफिशिएंट बी पैस्चर हो, या फिर वाइल्ड श्रब्स हो, फ्रूट ऑर्किड्स हो, या कल्टिवेटेड क्रॉप्स हो, ठीक है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रेयर्ड। बहुत सारी स्पीशीज होती है हनी बी की जिनको हम पाल सकते हैं। अब इसमें सबसे कॉमन स्पीशीज जो होती है वो होती है एपिस इंडिका, ठीक है। क्या होती है? एपिस इंडिका।
बी हाइव्स जो है वो एक हमारे कोर्ट यार्ड में रख सकते हो, हम छोटा सा तुम्हारा ओपन एरिया घर पे वहाँ रख सकते हो, वरांडे में रख सकते हो, छत पे भी रख सकते हो। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव, ये बात याद रखो, बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव। ये तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या तुम्हें लेबर चाहिए होता है बी कीपिंग में? तो तुम्हें नहीं चाहिए होता है। रिलेटिवली ईजी होती है, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो तुम्हें चाहिए। बी कीपिंग के लिए तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज किस चीज़ की होती है? पहली बात, नेचर एंड हैबिट ऑफ बी, वो बी किस टाइप की है, कहाँ रहना पसंद करती है, हैबिटेट कैसा है, वो क्या काम करती है, उसकी हैबिट क्या है। दूसरी चीज़, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग बी हाइव, लोकेशन ऐसी जगह रखनी है जहाँ पैस्चर्स पास में हो, पोलन्स वगैरह उनको आराम से मिल सके, फूल वूल हो, ऐसी जगह रखनी है। तीसरी चीज़, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, मतलब कैसे तुम ग्रुप ऑफ बीज को, स्वॉर्म्स को पकड़ोगे और स्टोर करोगे, कैसे पकड़ोगे। चौथी चीज़, बी हाइव की मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड लास्टली, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। बीज वैक्स तुम्हें पता चल गया मिलता है, लेकिन तुम्हें हैंडल कैसे करोगे, निकालोगे कैसे, स्टोर कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियर जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनका पॉलिनेशन मधुमक्खियाँ ही कराती है। Keeping beehives in crop fields during flowering periods increases pollination efficiency. Pollination की efficiency बढ़ा देते हैं. Improves yield beneficial both from point of view of crop yield and honey yield. तो ये yield की beneficiality भी बढ़ा देते हैं. अब लास्ट में आ जाते हैं फिशरीज में. फिशरीज की बात करते हैं. तो फिशरीज डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश. फिशरीज में क्या होता है? कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश होता है. ठीक है. शेलफिश, अदर एक्वाटिक एनिमल्स भी इसमें काउंट हो सकते हैं. लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ये सब बहुत सारे लोग खाते हैं. ठीक है. सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन. फ्रेश वाटर की फिशेज का एग्जाम्पल देख लो, नीट में पूछा गया है, ये PYQ है. फ्रेश वाटर फिशेज का एग्जाम्पल, कटला, रोहू, कॉमन कार्प. ठीक है. मरीन फिशेज का एग्जाम्पल है हिल्सा, सार्डीन, मैकेरल एंड पॉम्फ्रेट. 4 एग्जाम्पल दिए, हिल्सा, सार्डीन, मैकेरल एंड पॉम्फ्रेट. ये किसका है? मरीन का एग्जाम्पल है. और आगे चलते हैं. इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फिशरीज का, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए. इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं और कोस्टल स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्प होती है. ठीक है. सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है और फिशरीज़ की डिमांड बढ़ती चली गई तो डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप होती गई ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके. फॉर एग्जांपल, एक्वाकल्चर एंड पिसीकल्चर. एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर से प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन बढ़ा दिए गए हैं. ठीक है. अब यहाँ क्या होता है, और आगे चलो. दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एंड फ्लरिशिंग ऑफ फिशरी इंडस्ट्री. इंडिया में पिसीकल्चर एंड एक्वाकल्चर के ग्रो होने से हमारी फिशरी इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो होती चली गई. ठीक है. इसको कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन. क्या कहते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन. मछली कहाँ रहती है? पानी में. पानी कैसा है? ब्लू. तो याद रखो ब्लू रेवोल्यूशन. अब आ जाओ प्लांट ब्रीडिंग में. ठीक है. यहाँ पे क्या है? ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड लिमिटेड बायोमास. भाई ट्रेडिशनल तरीके से चलोगे तो बहुत ज़्यादा तुम यील्ड नहीं कर सकते, लिमिटेड अमाउंट में ही तुम चीज़ें उगा सकते हो. ठीक है. एज फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. ठीक है. Better management practices and increase in acreage can increase yield, but only to a certain limit. मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छी कर दो, सरफेस एरिया ज़्यादा ले लो तो यील्ड बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती. प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्नोलॉजी टू हेल्प इंक्रीज यील्ड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट. प्लांट ब्रीडिंग से यील्ड बहुत लार्ज एक्सटेंट तक बढ़ाया जा सकता है. ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सबने सुना है. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से नेशनल रिक्वायरमेंट जो थी हमारे फूड प्रोडक्शन की वो हम मीटअप कर पाए थे. ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी. ग्रीन रेवोल्यूशन किस पे डिपेंडेंट था? लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स. प्लांट की ब्रीडिंग टेक्निक्स हमें आई थी, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन काम कर पाया था. हाई यील्डिंग वैरायटी हम बनाने लग गए थे, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हम बनाने लग गए थे, खासकर वीट, राइस, मेज जैसे पौधों में. प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है भाई? व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? तो पर्पसफुल मैनिपुलेशन, पहला शब्द है पर्पसफुल मैनिपुलेशन. पर्पसफुली मैनिपुलेट करोगे प्लांट स्पीशीज को इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायरेबल प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन. तुम पर्पसफुली मैनिपुलेट करोगे प्लांट स्पीशीज को ताकि बेटर
और मोर डिज़ायरेबल प्लांट टाइप बनाए जा सके जो कल्टीवेशन वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे या ज़्यादा यील्ड देंगे, डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगे, अच्छे टेम्परेचर और पानी को रेसिस्ट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कन्वेंशनल तरीके से हम प्लांट ब्रीडिंग बहुत समय से करते आ रहे हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से हम करते आ रहे हैं, 9000 से 11000 साल पहले तक, तब से हम करते आ रहे हैं। आज का प्रेजेंट डे क्रॉप्स जो है वो डोमेस्टिकेशन जो पुराने समय पे हुई थी उसका एक रिजल्ट है, ठीक है। ऑल आर मेजर फूड क्रॉप्स डिराइव टुडे आर फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़। आज जो हम जितना भी खाते हैं डोमेस्टिकेटेड वेराइटी से ही खाते हैं, ठीक है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स होती है, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड, न्यूट्रिशन, रेजिस्टेंस टू डिजीज। इसके बाद आर्टिफिशियली सिलेक्ट करते हैं हम वो पौधे जो हमें डिजायरेबल हैं। डिजायरेबिलिटी हम कैसे देखते हैं? यील्ड ज़्यादा हो, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, डिजीजेस से ज़्यादा रेजिस्टेंट रहे, इन चीज़ों से हम देख लेते हैं। जेनेटिक्स वगैरह एडवांस होने लगे, जेनेटिक्स वगैरह एडवांस होने लगे, टिश्यू कल्चर के बारे में जानने लगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम जानने लगे, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल से हम प्लांट ब्रीडिंग करने लगे, ठीक है। अब अगर हम ट्रेट देखें, हम ट्रेट और कैरेक्टर्स देखें जो हमें प्लांट्स में चाहिए, तो क्रॉप यील्ड बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, टॉलरेंस टू एनवायरमेंट स्ट्रेसेस बढ़ाने, मतलब सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब कितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट, इन सब से बचे रहे, पैथोजन से रेजिस्टेंट रहे, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह, एंड टॉलरेंस टू इंक्रीज पेस्ट भी हमारी लिस्ट में होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, बेसिक चीज़ें तुम दिमाग लगा के लिख सकते हो। ये सब चीज़ें यूजुअली बोर्ड जैसे पेपरों में पूछी जाती है, नीट में उतना नहीं पूछते। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब देखो मेन स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के मेन स्टेप क्या है? पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा है एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तीसरा है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। लास्ट स्टेप है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या होता है तुम ये देखो। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में जेनेटिक वेरिएबिलिटी रूट होती है ब्रीडिंग प्रोग्राम की। यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है, ऑलरेडी बहुत वेरिएशंस है पौधों के बीच में जेनेटिक्स के रूप में, ठीक है। तो कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं डिफरेंट वेराइटीज को, वाइल्ड वेराइटीज को, डिफरेंट स्पीशीज को, एंड रिलेटिव ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज को, ठीक है। ये क्या होता है, हम पहले जब प्रिजर्व करके रख लेंगे, हमारे पास पता होगा कि ठीक है इतनी सारी डिफरेंट वेराइटीज हमारे पास प्रेजेंट है जेनेटिक के हिसाब से, तो फिर हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे कि ठीक है ये अवेलेबल चीज़ है, इससे हम क्या बना सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड्स हैविंग ऑल डाइवर्स एलील फॉर जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो जर्म प्लाज्म का कलेक्शन सबसे पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को इवैल्यूएट और सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जिनका होगा उनको एज अ पेरेंट हम सिलेक्ट कर देंगे। प्योर लाइन्स फिर क्रिएट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम सिलेक्टेड प्लांट्स को, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, प्योर लाइन्स क्रिएट करेंगे और डिजायरेबल और पॉसिबल आउटकम्स के लिए एम करेंगे। फिर होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स बन गए उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया जाए। तो यहाँ क्या होता है, बहुत बार डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइंड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। बहुत बार हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग प्लांट से मिलके करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट मे नीड टू बी कंबाइंड विद डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम अनदर पेरेंट। हो सकता है एक पेरेंट हाई प्रोटीन क्वालिटी लेके पैदा हुआ हो, दूसरे में डिजीज रेजिस्टेंस हो, तो हमको दोनों मिलाने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग द टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स को क्रॉस हाइब्रिडाइज किया जाएगा तब ये पॉसिबल हो पाएगा। अब यहाँ हाइब्रिड प्रोड्यूस हो जाएंगे जो जेनेटिकली कंबाइन होकर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही पौधे में दे देंगे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत थका देने वाला प्रोसेस है, क्योंकि पोलन ग्रेन लेना, फिर उसको ट्रांसफ़र करना, फिर उसको ग्रो करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हाइब्रिड्स डू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर, ओनली 1 in few 100 to 1000 शो डिजायरेबल कम्बिनेशन। मतलब तुमने कर दिया, फिर भी तुम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि तुम्हारे ऑफस्प्रिंग में वो दोनों डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे जो तुम्हें चाहिए थे।
मतलब कुछ 100 अगर तुम करोगे तो उसमें से खाली 1-2 में ही ऐसा होगा जो तुम्हें चाहिए। अब आ जाते हैं सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स में। यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टिंग होती है प्रोजेनी के बीच में जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। सिलेक्शन वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग कराने के लिए। इस स्टेप में क्या होता है, प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे प्लांट जो दोनों पेरेंट से बेटर रहे होंगे। वेरी ऑफन मोर देन वन सुपीरियर प्रोजेनी प्लांट में बिकम अवेलेबल, एक से ज़्यादा प्लांट भी मिल सकता है। दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर इनको सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है फॉर सेवरल जनरेशंस, बहुत सारी जनरेशंस में, अंटिल दे रीच अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइन बनाने के लिए, होमोजाइगोसिटी बनाने के लिए। ठीक है, बार बार हम इनको अपने ही अंदर कराते रहेंगे, सेल्फ पॉलिनेट कराते रहेंगे। अब लास्ट में टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स। इसमें क्या होगा, न्यूली सेलेक्टेड लाइंस को इवैल्यूएट किया जाएगा हाई यील्ड के लिए, इवैल्यूएट किया जाएगा हाई यील्ड के लिए। इवैल्यूएशन को कैसे करेंगे, बाय ग्रोइंग दीज इन रिसर्च फील्ड एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस। रिसर्च फील्ड बनाएंगे, वहाँ इनको उगाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ठीक है, फर्टिलाइजर, इरिगेशन और बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इनके ऊपर की जाएगी ताकि हम देख सकें। इसके बाद क्या होता है, फार्मर की फील्ड में देखा जाता है। पहले तो तुम अपने रिसर्च फील्ड में देखोगे कि भाई रिसर्च फील्ड में काम कर गया, बढ़िया बात है। फिर तुम फार्मर्स की फील्ड में देखोगे कि एक्चुअली हमारी लैब से बाहर भी ये काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ताकि सारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उसे काम किया जा सके। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट, डिफरेंट एग्रीकल्चर में वो सूट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मटीरियल इज इवेल्युएटेड इन कंपैरिजन टू बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवेटर, अ चेक और रेफरेंस कल्टीवार। तो लोकल जो प्रोडक्ट है, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट जो लोकेलिटी में उगता है, उस कंडीशन, उस सॉइल, उस टेम्परेचर में, उससे कंपेयर किया जाता है कि उसको मात दे सकता है कि नहीं, उसको हरा सकता है कि नहीं। इंडिया मेनली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर 33% ऑफ इंडिया के जीडीपी को एम्प्लॉय करता है, मतलब 33% ऑफ इंडिया का जीडीपी एग्रीकल्चर से ही आता है। 62% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में जुड़ी पड़ी है। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने फेस किया था, देखा था, वो था प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो कैसे सबके लिए फूड बनाया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। अब हमें क्या करना था, सेम फार्म लैंड से, जितनी एग्जिस्टिंग फार्म लैंड है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना था। तो उसके लिए क्या किया गया, डेवलप किया गया सेवरल हाई यील्ड वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस मिड 1960s में। मिड 1960s में बहुत सारी वेराइटी यील्ड की गई राइस की और व्हीट की। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी भी चालू हुई और उसकी वजह से ड्रामेटिक इंक्रीज आया था फूड प्रोडक्शन में हमारी कंट्री में। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो तुमसे पूछा जा सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई, तो मिड 1960s में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिए, मेज, व्हीट और गार्डन बी। और आगे चलते हैं, व्हीट और राइस की बात करते हैं। अब हम स्टेपल क्रॉप्स वगैरह में आ गए, तो व्हीट और राइस की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा ड्यूरिंग द पीरियड 1960 से 2000 प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन। कितना बढ़ा, 11 मिलियन से बढ़ के 75 मिलियन पहुंच गया था। वाइल राइस प्रोडक्शन, ये व्हीट का था, राइस प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 35 मिलियन टू 89.5 मिलियन। व्हीट का बढ़ा 11 से 75, राइस का बढ़ा 35 से 90। ठीक है, दिस वॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस। सेमी ड्वार्फ वेराइटी बनने लग गई थी व्हीट और राइस की। अब नॉर्मन ई बोरलॉग नोबल लॉरिएट है, इसको नोबेल प्राइज मिला है नॉर्मन ई बोरलॉग को। इन्होंने कहाँ काम किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, मैक्सिको में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, मैक्सिको में इन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटीज इजाद करी थी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है एंड नीट में भी आएगा। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज कहाँ बनी थी, मैक्सिको में। किसने बनाई थी, नॉर्मन ई बोरलॉग ने बनाई थी। ठीक है, सोनालिका, कल्याण 16 बहुत हाई यील्डिंग थे, डिजीज रेजिस्टेंट थे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते गए। सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज
वह डिराइव फ्रॉम IR8, IR8 से डिराइव थी, ठीक है। डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस। IR8 कहाँ बनी थी? फिलीपींस में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। एंड ताइचंग नेटिव वन, ताइवान में। ताइचंग नेटिव वन कहाँ बना? ताइवान में। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है, ठीक है। ताइचंग नेटिव वन ताइवान में। IRRI कहाँ है? फिलीपींस में। वहाँ क्या बना? IR8 बना था। ये जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए 1966 में। द डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966, लेटर बिकेम यील्ड सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया। अब इसके बाद क्या हुआ? और बेटर यील्ड की ड्वार्फ वेराइटीज एंड सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जया और रत्ना इंडिया में बनाने जाने लग गए। इंडिया में क्या डेवलप हुए थे? जया और रत्ना। शुगर केन की बात करते हैं। सेकारोमाइसिस बारबेरी, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता था, लेकिन इसका शुगर कंटेंट कम था और यील्ड भी कम था। अब साउथ इंडिया में एक ग्रो होता था, उसका नाम था सेकैरम ऑफिसिनेरम। क्या था? सेकैरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। इसमें स्टेम बहुत थिक थी और शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाता था। नॉर्थ इंडिया में जो ग्रो करता था उसकी शुगर यील्ड कम थी, कंटेंट कम था। साउथ इंडिया में जो ग्रो करता था तो बहुत बढ़िया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो पाता था। तो अब क्या करें? तो इनको क्रॉस कराया गया ताकि जो वैरायटी बने वो डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ साउथ इंडिया रखे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर पाए। मिलेट्स की बात करते हैं। हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा, इनको डेवलप किया गया इंडिया में। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। मेनली मिलेट्स वाटर स्ट्रेस से बचे रहते हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट की बात करते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस में भी काफ़ी हेल्प थी। तो वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल, वायरल पैथोजेंस एंड इफेक्ट द यील्ड ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीशीज। तो फंगल, बैक्टीरियल, वायरल पैथोजेंस जो है क्रॉप स्पीशीज की यील्ड पे बहुत भारी इफेक्ट लाते हैं, ये चीज़ हमें पता है। क्रॉप लॉसेस कैन बी सिग्निफिकेंट 20 से 30%, या हो सकता है पूरी क्रॉप भी हमारी वेस्ट हो जाए बहुत बार। अब क्या होता है? ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवार्स रेजिस्टेंट टू डिजीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्प्स इन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूज ऑफ फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स। अगर तुम ऐसी हाइब्रिडाइजेशन से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा पौधा बना लो जो खुद ब खुद ये फंगल और बैक्टीरियल पैथोजन से सेफ रहता हो, खुद ब खुद इनसे प्रोटेक्टेड रहता हो, तो फंजीसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स की उतनी दिक्कत रहेगी नहीं, तुम्हें अप्लाई भी नहीं करने पड़ेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट इज एबिलिटी टू प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज। रेजिस्टिविटी मतलब पैथोजन है लेकिन पैथोजन पौधे में कुछ कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इससे पहले कि तुम ब्रीडिंग कराने बैठ जाओ तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनिज्म है कौन सा जो कॉज करा रहा है ये चीज़, और वो कैसे करा रहा है, मोड क्या है, ठीक है। सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई आर रस्ट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड बैक्टीरिया से होता है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, वायरस से होता है टोबैको मोज़ेक, टर्निप मोज़ेक, ये सब। ये लास्ट के जो एग्जांपल्स हैं ये PYQs भी हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। ये नीट में पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगाई का जो एग्जांपल दिया, फंजाई के जो एग्जांपल दिए, ब्राउन रस्ट हो गया, रेड रॉट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया। बैक्टीरिया का है ब्लैक रॉट क्रूसिफर, वायरस का है टोबैको मोज़ेक, टर्निप मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वाले सारे वायरस होते हैं, याद रखना। मोड ऑफ ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक से किया जाता है, और बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग, या तो कन्वेंशनल से होगा या म्यूटेशनल से होगा। कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन होता है। इस स्टेप्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज फॉर ब्रीडिंग ऑफ एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। मतलब नॉर्मल ब्रीडिंग जो हम कराते हैं उसी की तरह इसके सारे स्टेप रहते हैं। अब इनके स्टेप क्या होंगे? स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म, सबसे पहले तुम जर्म प्लाज्म का पता करोगे, ठीक है। जर्म प्लाज्म का पता चलेगा रेजिस्टिव सोर्सेज के बाद, तो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा सिलेक्टेड पेरेंट्स का, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड होगा, और फिर लास्ट में टेस्टिंग एंड रिलीज होगा। ऊपर के 4 स्टेप जो हमने देखे थे उन्हीं की बात इन्होंने करी है, ठीक है। और आगे आ जाओ। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है सम क्रॉप वेराइटीज ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन फॉर रेजिस्टेंट फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह दे रखी है। ये टेबल बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर की टेबल्स
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेबल्स में क्या है, एग्जाम्पल्स दिए सारे भाई, यही सब पूछेंगे। मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, असर्शन रीजन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिल इन द टेबल हो गया, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीट की वैरायटी हिमगिरी, ब्रासिका की वैरायटी पूसा स्वर्णिम, कॉलीफ्लावर की पूसा शुभ्रा, स्नोबॉल, कॉपी की पूसा कोमल एंड चिली की पूसा सदाबहार। रेजिस्टेंस टू डिजीज दे रखा है। वीट की हिमगिरी लीफ एंड स्ट्राइप रस से बची रहती थी, हिल ब्लंट से बची रहती थी। पूसा स्वर्णिम वाइट रस से बचा रहता था। पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से बचा रहता था। पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट, पूसा सदाबहार चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल से बचा रहता था। ये पॉज करके एक बार तुम दोबारा देखना। अब आ जाते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक की बात इन्होंने और करी है। ऑफन कंस्ट्रेंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स। मतलब अगर तुम्हें अपने तरीके से कन्वेंशनल तरीके से ब्रीडिंग करानी है तो ब्रीडिंग तुम उन्हीं चीज़ों में तो करा सकते हो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तुम खुद से तो कुछ बना नहीं रहे, लेकिन ऑलरेडी प्रेजेंट चीज़ों में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो डिज़ायरेबल है। मतलब हर पौधे में तो है नहीं डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन, तो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन भी कम है, पौधों में भी कम है, तो क्या करोगे? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस पौधों में चालू कर दी, ठीक है। म्यूटेशन से क्या होता है, न्यू टाइप के वेरिएबल्स निकलने लग जाते हैं, न्यू टाइप के वेरिएशंस आने लग जाते हैं। अब इससे क्या होता है, पहले म्यूटेशन इंड्यूस की, फिर स्क्रीन किया प्लांट मटेरियल को फॉर रेजिस्टेंस, समटाइम लीड्स टू डिजायरेबल जीन बीन आइडेंटिफाइड। तो इससे कभी कभार डिजायरेबल जीन हमें मिल जाती थी। Plants having these desirable characters can then be either multiplied directly or can be used in breeding। या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो या ब्रीडिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। अदर ब्रीडिंग मेथड्स दैट आर यूज्ड आर सिलेक्शन अमंग सोमा क्लोनल वेरिएंट्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सोमा क्लोनल वेरिएंट से भी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी कराया जा सकता है ब्रीडिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं म्यूटेशन में। यहाँ क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स। जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट किए जाते हैं बाय चेंज इन सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं जीन्स के अंदर की, रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट। नया कैरेक्टर या नया ट्रेट बन जाता है जो बाकी पेरेंटल टाइप्स में नहीं पाया गया था। इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियली भी म्यूटेशंस को इंड्यूस किया जा सकता है केमिकल्स एंड रेडिएशंस को यूज करके, जैसे कि गामा रेडिएशंस। सेलेक्टिंग एंड यूजिंग प्लांट्स दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर एज सोर्स इन ब्रीडिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें ऐसे प्लांट्स को लिया जाता है जिनके पास कोई सोर्स हो डिजायरेबल कैरेक्टर का, ठीक है। मूंग बीन की बात की है इन्होंने, मूंग बीन। अब यहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस। मूंग बीन में येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है म्यूटेशन से ही पैदा की गई थी। सेवरल वाइल्ड वेराइटी of different cultivated species have been shown to have certain resistant characters but have very low yield। बहुत सारी वाइल्ड वेराइटीज होती हैं जो रेजिस्टेंस तो दिखाती हैं लेकिन यील्ड बहुत कम होती है। अब यील्ड कम होगी तो हमारा कोई यूज तो उसमें है नहीं, तो देयर इज नीड टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंट जीन इनटू हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटी। तो हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जीन जो है हाई यील्डिंग वेराइटी में हम डाल दें, ठीक है। मतलब वो वेराइटी जिनमें यील्ड ज़्यादा मिलता है उनमें हम वो चीज़ें डालें जो वाइल्ड वैरायटी में पाई जाती थी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी एबेलमोसिस एस्कुलेंटिस was transferred from wild species and resulted in new variety of A. esculentus called परभनी क्रांति, ठीक है। एबेलमोस्कस कहते हैं, एस्कुलेंटिस ये क्या है, भिंडी में क्या होता है, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस जो है ट्रांसफर किया गया था वाइल्ड स्पीशीज से, न्यू वैरायटी बन गई थी ए एस्कुलेंटिस कॉल्ड परभनी क्रांति। परभनी क्रांति क्या है, परभनी क्रांति भिंडी है। परभनी क्रांति किससे रेजिस्टेंट है, येलो मोज़ेक से, ठीक है। और आगे चलो। हाँ, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंट जीन अचीव बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टारगेट एंड सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। वही चीज़ है, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन कराना ही पड़ेगा। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उसमें से जो तुम्हें ठीक लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। प्लांट ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट में सबसे पहले यहाँ टेबल जो दिख रही है इस टेबल पे ध्यान दो, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को पॉज करके पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आएगा नीट में।
ब्रासिका दे रखा है, फ्लैट बीन दे रखा है, ओकरा दे रखा है, ठीक है। एफिड ब्रासिका में कर रहे थे, शूट एंड फ्रूट बोरर ओकरा में कर रहे थे, एंड जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर फ्लैट बीन में करते हैं। यहाँ पे तुम्हें याद रखनी है। अब आ जाते हैं थ्योरी में। अनदर मेजर कॉज ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट इज इंसेक्ट एंड पेस्ट। क्रॉप प्लांट का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इंसेक्ट और पेस्ट से भी होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, अब रेजिस्टेंस कैसे बनाई जा सकती है, तो हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है बायोकेमिकल हो सकता है फिजियोलॉजिकल हो। मतलब पौधों में हो सकता है कुछ बायोलॉजिकल, कुछ बायोकेमिकल, कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ फिजियोलॉजिकल चीज़ें हो जिसकी वजह से वो पेस्ट से, इंसेक्ट से बच सकते हैं। हेयरी लीफ, बहुत सारे प्लांट्स में हेयरी लीफ होते हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है, जैसे जैसिड्स इन कॉटन, सीरियल लीफ बीटल वीट। वीट में क्या होता है, सॉलिड स्टेम होती है विच इज़ नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम सॉफ्लाई। सॉलिड स्टेम है तो वो कोई प्रेफर ही नहीं करता इंसेक्ट, जैसे कि स्टेम सॉफ्लाई, तो उससे उन्हें बचाव मिल जाता है। स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवॉर्म्स। तो नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी और ऐसी वेराइटी जिसमें लीफ बहुत स्मूथ होते हैं वहाँ बॉलवॉर्म नहीं आते। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स। ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ये पूछेंगे व्हाट एंड हाउ, ठीक है। व्हाट मतलब किससे बचाव हुआ, हाउ मतलब क्यों और कैसे बचाव हुआ, तो ये बात याद रखना। शुगर कंटेंट हो गया, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट हो गया, हाई एस्पार्टिक एसिड हो गया, नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी हो गई, सॉलिड स्टेम हो गई, हेयरी लीफ हो गए, और ये सब चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। स्मूथ लीफ हो गए, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये टेबल हमने देख ली। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड वेराइटी, इम्प्रूव्ड फूड वेराइटी के लिए प्लांट ब्रीडिंग को देख लेते हैं हम, ठीक है। मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड टू मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। इतने सारे बेचारे गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है। अब बहुत सारे लोग माइक्रो न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसी या फिर हिडन हंगर के भी शिकार होते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम, फिश और मीट खाने का, ठीक है। महंगा है, उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। डाइट्स लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, ये सब डिजीज का रिस्क बढ़ा देते हैं, लाइफ स्पैन घटा देते हैं, मेंटल एबिलिटी घटा देते हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं बायोफोर्टिफिकेशन में, और इसके बाद बस तुम्हारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। बायोफोर्टिफिकेशन में आ जाते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन बहुत सिंपल है। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हाई लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट, मोस्ट प्रैक्टिकल मीन है पब्लिक हेल्थ बढ़ाने का। यहाँ पे क्या होता है, देखो प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी बढ़ा दी जाएगी, ऑयल कंटेंट क्वालिटी बढ़ा दी जाएगी, विटामिन कंटेंट बढ़ा दिया जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट भी बढ़ा दिया जाएगा। इससे हिडन हंगर वाली चीज़ें और जो माल न्यूट्रिशन है वो सब हट सकता है। इन 2000 मेज हाइब्रिड्स दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। 2000 में एक ऐसे मेज हाइब्रिड लिए गए जिनमें क्या था, अमीनो एसिड कौन कौन सी, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन डबल थी, कंपेयर टू एग्जिस्टिंग वेराइटीज वर डेवलप्ड। एटलस 66 की बात की गई है जो वीट वेराइटी है। यहाँ प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई रहता है इसमें। इसको डोनर की तरह यूज़ किया गया फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटिंग वीट, ठीक है। इससे आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी बनाई जा सकी। एटलस 66 से आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी बनाई जा सकी। इसमें 5 टाइम्स एज मच आयरन एज कॉमन कंज्यूम वेराइटी होता है। ये लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कितना टाइम्स, तो 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आयरन के कंपैरिजन में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। इन्होंने सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स निकाले जो विटामिन एंड मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच हैं, जैसे विटामिन ए एनरिच कैरेट्स, विटामिन ए से भरे हुए कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, विटामिन सी से भरे हुए बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, आयरन और कैल्शियम से भरे पड़े स्पिनच एंड बथुआ, एंड प्रोटीन से भरे हुए बीन्स, ब्रॉड और लैब फ्रेंच एंड गार्डन पीस। तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने बनाई। ये सारी चीज़ें भी तुम्हें याद रखनी चाहिए। अब आ रहे थे सिंगल सेल प्रोटीन पे, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, अब इसमें क्या होता है, शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट ऑल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर सीरियल्स।
3 से 10 केजी ऑफ ग्रेन चाहिए होता है टू प्रोड्यूस 1 केजी ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। समझ गए? अब अगर तुम्हें 1 केजी ऑफ मीट बनाना है, मतलब किसी एनिमल को खिलाना है, तो वो एनिमल पहले 3 से 10 केजी ऑफ ग्रेन्स खाएगा, तब जाके 1 किलो ऑफ मीट बना पाएगा। तो यहाँ क्या होता है, मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल नरिशमेंट। वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन दे रखा है सिंगल सेल प्रोटीन। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में एक इन्होंने बहुत अच्छा सोर्स दे रखा है जो कि है सिंगल सेल्ड प्रोटीन। क्या है? सिंगल सेल्ड प्रोटीन। अब यहाँ क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल में एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। माइक्रोब से प्रोटीन निकालना चाह रहे हैं। स्पाइरुलिना का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे स्पाइरुलिना आराम से वेस्ट वाटर में ग्रो कर सकते हैं। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें स्पाइरुलिना ग्रो कर सकता है। यहाँ पे स्टार्च होता है वेस्ट वाटर में। स्ट्रॉ, मोलेसिस, एनिमल मैन्योर, इवन सीवेज तक में भी ग्रो कर सकते हैं ये सब। अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इससे बनाया जा सकता है। सिर्फ प्रोटीन नहीं, यहाँ पे मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स ये सब भी एनरिच्ड हो जाते हैं और एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी कम हो जाता है। अब यहाँ एक चीज़ कैलकुलेट की गई, 250 केजी काउ, ठीक है, एक 250 किलो की काउ प्रोड्यूस करेगी 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। ठीक है, इसी सेम पीरियड में 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोफस, हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ये बायोमास प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसकी वजह से, और ग्रोथ हाई है इसकी वजह से 25 टन ऑफ प्रोटीन बना सकता है। 25 टन, याद रखना नीट के लिए। 250 ग्राम का 25 टन बनाएगा, ठीक है, जबकि 250 केजी की काउ 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे बनाएगी। अब मशरूम्स बहुत लोग खाते हैं। लार्ज स्केल मशरूम कल्चर ग्रोइंग इंडस्ट्री मेक्स इट बिलीव दैट माइक्रोब्स टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एज फूड। अब पहले मशरूम तो हम ज़्यादा खाते नहीं थे, लेकिन अब हम मशरूम खाने लग गए और मशरूम एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई। तो अगर लोग मशरूम को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो उसका मतलब ऐसे हम सिंगल सेल प्रोटीन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है ये आज का, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या है, एक और टेक्नोलॉजी है टिश्यू कल्चर की, जहाँ पे क्या है, ब्रीडिंग टेक्निक के लिए सफिशिएंट फास्ट एंड एफिशिएंट वेस्ट तैयार करने थे, तो उसके लिए टिश्यू कल्चर हो गया। अब टिश्यू कल्चर में आपको याद रखनी है, इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 दैट होल प्लांट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट्स। पूरे पौधे को हम जनरेट कर सकते हैं एक्स प्लांट से। ठीक है, एक्स प्लांट क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। एक्स प्लांट वो चीज होती है, पुराने पौधे का जो मर चुका होगा उसका कोई भी पार्ट ले लेना, टेस्ट ट्यूब में ग्रो करना स्टेराइल कंडीशन में और एक अपने हिसाब के न्यूट्रिएंट मीडियम में। अब यहाँ कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल इज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है, ये नीट में पूछा जाएगा। टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी होता है पूरा प्लांट जनरेट कर देना कुछ भी छोटे से सेल या एक्स प्लांट से। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हेयर दैट न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होनी चाहिए, तो कार्बन सोर्स होना चाहिए जैसे कि सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होने चाहिए, वाइटामिन होना चाहिए, अमीनो एसिड होनी चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर होना चाहिए जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन वगैरह। इसकी वजह से, इस मेथड को लगाने की वजह से हम बहुत छोटी ड्यूरेशन में पौधों को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर से, और इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। हर एक प्लांट जो होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा ओरिजिनल पौधे से, ये बात याद रखना। तो सोमा क्लोन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सोमा क्लोन्स। अब टोमेटो, बनाना, एप्पल जैसे पौधे ऑलरेडी हम कमर्शियल स्केल में इस तरीके से उगाने लग गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यूज जो है इसका है वो है रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स। कोई डिजीज्ड हो गया पौधा, पहले वो मर गया, लेकिन उसी पौधे को रिवाइव करना है तो उसका थोड़ा सा पार्ट लेके सोमा क्लोनिंग करके हम रिवाइव कर सकते हैं उस स्पीशीज को। ठीक है, ऑल्दो प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस, द मेरिस्टेम, एपिकल एंड एक्सिलरी इज फ्री ऑफ वायरस। ये बात याद रखनी है। क्या फ्री ऑफ वायरस रहता है? मेरिस्टेम। ठीक है, भले ही पौधा वायरस से इफेक्टेड हो लेकिन मेरिस्टेम फ्री ऑफ वायरस रहता है, तो इसका मतलब हम मेरिस्टेम को रिमूव कर सकते हैं। वन कैन रिमूव मेरिस्टेम, ग्रो इट इन विट्रो। मेरिस्टेम को रिमूव करके इन विट्रो ग्रो कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं।
बनाना, शुगर केन, पोटैटो में ऑलरेडी हम ये सब कर चुके हैं। हम इवन एक सिंगल सेल को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, सेल वॉल को तोड़ सकते हैं, नेकेड प्रोटोप्लाज्म को ले सकते हैं, ठीक है, मतलब खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए प्रोटोप्लाज्म को ले सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, दो डिफरेंट वैरायटी के प्रोटोप्लाज्म, दो डिफरेंट प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट कर सकते हैं जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और उनको फ्यूज कर सकते हैं ताकि हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म मिले। दो पौधे लिए, दो सेल लिए, उनके दोनों प्रोटोप्लाज्म लिए जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको फ्यूज कराए ताकि हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म बन सके। उसको फर्दर उगा सकते हैं ताकि सोमैटिक हाइब्रिड बनाया जा सके, ठीक है, इसको कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इमेजिन करो जब प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम टोमेटो लिया जाए और उसको पोटैटो के साथ मिक्स कर दिया जाए, टोमेटो लो, पोटैटो के साथ मिक्स कर दो, उसको ग्रो करो, हाइब्रिड बनाओ, और वो पोटैटो और टोमेटो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक दे तुम्हें, और एक्चुअली में हो चुका है, और इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो। क्या कहते हैं? पोमैटो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। पोमैटो बन तो गया लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि कमर्शियली कर पाते। इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया।